हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। श्रीलंका ने दी फ्री टूरिस्ट वीज़ा की मंजूरी, भारत सहित 6 अन्य देश शामिल। श्रीलंका ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कई देशों को मुफ्त वीज़ा जारी करने का फैसला लिया है। इन देशों में भारत को भी शामिल किया गया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री शबरी ने एक बयान में कहा कि इसे 31 मार्च 2024 तक प्रायोगिक परियोजना के रूप में लागू किया जा रहा है। श्रीलंका ने भारत सहित चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों के लिए तत्काल प्रभावी रूप से मुफ्त वीज़ा को लागू कर दिया है। 31 मार्च तक फ्री टूरिस्ट वीज़ा। श्रीलंकाई कैबिनेट ने कर्ज में फंसे द्वीप राष्ट्र में पर्यटन क्षेत्र के पुनर्निर्माण के प्रयासों के बीच भारत और 6 अन्य देशों के यात्रियों को मुफ्त टूरिस्ट वीज़ा नीति को मंजूरी दी। श्रीलंका के विदेश मामलों के मंत्री अली सावरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। इन वजहों से फ्री वीज़ा को मिली मंजूरी। श्रीलंका ने फिलहाल अभी 7 देशों के टूरिस्टों को बिना किसी शुल्क के वीज़ा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह साल 2019 में ईस्टर के दिन हुए बम विस्फोटों के बाद श्रीलंका में टूरिस्टों के आगमन में आई कमी को माना जा रहा है। इन विस्फोटों में 11 भारतीय सहित 270 लोग मारे गए और 500 से अधिक घायल हुए थे। वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी और बाद में देश में आई आर्थिक तंगी के चलते टूरिस्टों की आवाजाही काफ़ी कम हो गई है। ऐसे में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फ्री वीज़ा के बारे में जानते हैं। वीज़ा फ्री यात्रा में बिना वीज़ा लिए ही किसी देश की यात्रा की जा सकती है। यह तब लागू होता है जब दोनों देशों के बीच इस संबंध में समझौता हो या फिर जिस देश में आप जा रहे हैं उसने एक तरफा रूप से विदेशी नागरिकों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हो। S&P ग्लोबल S&P ग्लोबल 2030 तक भारत बनेगा दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने 2021 और 2022 में 2 वर्षों की मजबूत आर्थिक वृद्धि के बाद 2023 में अपनी निरंतर एवं तेज रफ्तार कायम रखी है। इसी के चलते साल 2030 तक भारत में 7300 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद GDP के साथ जापान को पछाड़ कर दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। वहीं एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। S&P ग्लोबल इंडिया विनिर्माण ने अपने नवीनतम खरीद प्रबंधक सूचकांक में यह बात कही। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वर्ष भी निरंतर वृद्धि जारी। S&P ग्लोबल की मंगलवार को जारी नवीनतम PMI के मुताबिक वर्ष 2021 एवं 2022 में 2 वर्षों तक तीव्र आर्थिक वृद्धि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने इस वर्ष भी निरंतर वृद्धि दिखाना जारी रखा। मार्च 2024 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2023-24 में GDP 6.2 से 6.3% की दर बढ़ने की उम्मीद है। इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.8% रही है। 2030 तक भारत के GDP का आकार जापान से भी अधिक होगा। S&P ग्लोबल ने कहा कि साल 2024 में लगातार तीव्र विस्तार का अनुमान है जो घरेलू मांग में मजबूत वृद्धि पर आधारित है। अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मापी गई भारत की वर्तमान कीमतों की GDP साल 2022 में 3500 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 7300 अरब डॉलर होने का अनुमान है। इसके परिणाम स्वरूप 2030 तक भारत की GDP का आकार जापान से अधिक हो जाएगा, जिससे भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2030 तक भारत की GDP जर्मनी से भी आगे निकलने का अनुमान। वर्तमान में अमेरिका 25,500 अरब डॉलर की GDP के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद चीन 18,000 अरब डॉलर के साथ दूसरी और जापान 4200 अरब डॉलर के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वही भारतीय GDP का आकार 2022 तक ब्रिटेन और फ्रांस की GDP से भी बड़ा हो चुका था। 2030 तक
भारत का जीडीपी जर्मनी से भी आगे निकलने का अनुमान है। जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का मापदंड होता है। पीएम श्री स्कूलों के लिए आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं का रोहतक में उद्घाटन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंगलवार 25 अक्टूबर को हरियाणा के रोहतक में पीएम श्री स्कूलों के लिए आईसीटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किए। मोबाइल एप्लीकेशन निपुण होगा लॉन्च। कार्यक्रम में स्कूलों का प्रमाणन ऐप और मोबाइल एप्लीकेशन निपुण और बाल वाटिका 3 के लिए किताबों और शिक्षण सामग्री लॉन्च की जाएगी। उद्घाटन भाषण और स्वागत भाषण संजय कुमार द्वारा किया जाएगा। उसके बाद पीएम श्री स्कूलों पर एक प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम के उत्तरार्ध में धर्मेंद्र प्रधान और मनोहर खट्टर पीएम श्री स्कूलों के लिए आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं का उद्घाटन करेंगे। कौन होंगे कार्यक्रम में शामिल? हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार, वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य लोग और प्रख्यात शिक्षाविद भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। क्या है पीएम श्री स्कूल? बता दें कि केंद्र सरकार ने देश भर में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए 2022 में पीएम श्री योजना की घोषणा की थी। पीएम श्री स्कूलों में सारी आधुनिक सुविधाएं होंगी। देश में ऐसे स्कूल 14,597 स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने में मदद होगी। इस योजना को 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्काई रूट विक्रम-1 रॉकेट का किया अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को मुक्त करने के से स्टार्टअप में तेजी आई। इसके परिणाम स्वरूप करीब 4 वर्षों में स्पेस स्टार्टअप की संख्या मात्र 1 अंक से बढ़कर 150 से अधिक हो गई है, जिसमें स्काई रूट जैसे स्टार्टअप प्रमुख उद्यमी के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। यह बात केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार 24 अक्टूबर को हैदराबाद में 60,000 वर्ग फीट में फैली स्काई रूट की सबसे बड़ी रॉकेट फैक्ट्री का दौरा करने के बाद कही। यह निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा रॉकेट डेवलपमेंट सेंटर है। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्काई रूट के विक्रम-1 कक्षीय रॉकेट का भी उद्घाटन किया। स्काई रूट एरोस्पेस पहला अंतरिक्ष स्टार्टअप है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्काई रूट न केवल भारत की उत्कृष्ट प्रतिभा और वैज्ञानिक कौशल का बेहतरीन उदाहरण है, बल्कि यह हम सभी के लिए संदेश भी है कि पीएम मोदी के आने से पहले कई सालों से टैलेंट का उपयोग ही नहीं किया गया। भारत का स्पेस सेक्टर जो कई दशकों से निजी भागीदारी के लिए बंद था, उसे पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। देश का सबसे बड़ा रॉकेट डेवलपमेंट सेंटर। बता दें कि स्काई रूट एरोस्पेस पहला अंतरिक्ष स्टार्टअप है जिसने 3 साल पहले अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी उद्यमियों के लिए खोल दिए जाने के बाद पिछले साल श्रीहरिकोटा में इसरो स्टेशन से एक निजी रॉकेट लॉन्च किया था। आईआईटी से उत्तीर्ण 2 प्रमुख विशेषज्ञ पवन और भारत के नेतृत्व में अत्याधुनिक तकनीकी के साथ भारत की सबसे बड़ी रॉकेट विकास सुविधा स्थापित की गई है। यह मांग पर आधारित लागत के अनुरूप रॉकेट विकसित करने की क्षमता रखता है। पीएम मोदी का इंडिया @2047 का विजन। केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री ने अमृत काल और प्रधानमंत्री मोदी के इंडिया @2047 के विजन के बारे में बताते हुए कहा है कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण पिछले 9 वर्षों में देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र में तेजी से उन्नति की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सिंह ने आगे कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में अंतरिक्ष क्षेत्र के साथ कुछ ऐसे क्षेत्रों में से आने वाले हैं जिनकी संभावनाएं आज अभी नहीं खोजी गई है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था में से एक महत्वपूर्ण योगदान देने जा रही है और जब स्वतंत्र भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तो वह दुनिया का अग्रणी राष्ट्र होगा। स्काई रूट के विक्रम-1 कक्षीय रॉकेट का किया उद्घाटन। स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने स्वदेश
में बने अपने विक्रम-1 रॉकेट को दुनिया को दिखाया। अगले साल की शुरुआत में यह भीम रॉकेट उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्काईरूट के विक्रम-1 कक्षीय रॉकेट का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विक्रम-1 भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि देश ने 2020 में एक ऐतिहासिक सुधार के अंतर्गत अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी उद्यमियों के लिए खोल दिया है। भारत का युवा जो अंतरिक्ष, बायोटेक, कृषि और ऊर्जा सहित नए और उभरते क्षेत्रों में अपने स्टार्टअप उद्यम स्थापित करने के इच्छुक हैं, स्काईरूट की सफलता उनको प्रेरित करेंगी। वाइब्रेंट गुजरात 2024 कोवेस्ट्रो के साथ गुजरात सरकार का समझौता 5.7 मिलियन यूरो करेगी निवेश। वाइब्रेंट गुजरात 2024 के तहत जर्मनी गए गुजरात सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने एक प्रमुख जर्मन विशेष रसायन निर्माण कंपनी कोवेस्ट्रो के साथ 5.7 मिलियन यूरो के इन्वेस्टमेंट इंटेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन्वेस्टमेंट इंटेंशन के तहत कोवेस्ट्रो भारत में करेगी अपने उत्पादों का निर्माण। इन्वेस्टमेंट इंटेंशन के तहत कोवेस्ट्रो भारत में अपने नए उत्पादों का निर्माण करेगी, जिसका लक्ष्य है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ ग्लोबल एक्सपोर्ट भी है। यह गुजरात को वैश्विक कंपनियों के लिए मेक इन इंडिया के लिए एक मॉडल बनेगा। गुजरात को मिलेगा फायदा। इसके अलावा गुजरात में ग्रीनफील्ड निवेश के लिए एलांटास, GmbH और उनके सहयोगियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए एक और कदम आगे। इस MOU का उद्देश्य इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस्ड प्रोडक्ट का निर्माण करना और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक और कदम आगे बढ़ाना। एलांटास, GmbH और उसके सहयोगी गुजरात में अत्याधुनिक संयंत्र स्थापित करने में 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगे। अभिनेता राजकुमार राव को बड़ी जिम्मेदारी, चुनाव आयोग ने बनाया राष्ट्रीय आइकन। देश के 5 राज्यों में चुनाव होने के इसके बाद 2024 में भी लोकसभा समेत कई राज्यों में चुनाव है। ऐसे में लोगों को चुनाव और मतदान के लिए जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को राष्ट्रीय आइकन बनाया। चुनाव आयोग लगातार युवाओं में चुनाव के प्रति उदासीनता दूर करने के प्रयास में लगा हुआ है। इसी क्रम में पहले सचिन तेंदुलकर और अब राजकुमार राव को राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर भी कर चुके हैं जागरूक। करीब 2 महीने पहले क्रिकेट लेजेंड और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आइकन बनाया था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे तथा अरुण गोयल की उपस्थिति में आकाशवाणी रंग भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अभिनेता के साथ इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये हस्तियां भी बन चुकी है राष्ट्रीय आइकन। भारत निर्वाचन आयोग विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध भारतीयों के साथ स्वयं को जोड़ता आया है और लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में नामित करता है। आयोग ने पिछले वर्ष प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राष्ट्रीय आइकन के रूप में मान्यता दी थी। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान MS धोनी, आमिर खान, मैरी कॉम जैसे दिग्गज भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकन थे। बता दें कि तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। एशियन वोमेन हॉकी चैंपियनशिप 27 अक्टूबर से रांची में आगाज। कुल 6 टीमें लेंगी हिस्सा। प्रतियोगिता में 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक विभिन्न देशों की टीम के बीच मैच होगा। एशियन गेम्स के बाद अब 27 अक्टूबर से भारत में वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आगाज होने वाला है। रांची में होने वाले इस चैंपियनशिप में 6 में से 5 टीमें यहां आ चुकी है। चीन की टीम बुधवार को रांची में पहुंच गई, जबकि थाईलैंड की टीम भी शाम तक आ जाएगी। चीन की टीम के रांची एयरपोर्ट तक पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य टीम के सभी खिलाड़ियों, कोच और टीम मेंबर्स का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर हुए स्वागत से चीन की टीम ने खुशी जताई। कुल 6 टीमें ले रही हिस्सा। विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप के लिए 22 अक्टूबर से टीमों का
रांची आना शुरू हुआ। पहले दिन जापान और भारतीय टीम रांची आई थी। इसके बाद कोरिया, मलेशिया की टीम भी आई। चीन की टीम भी पहुंच गई। छठी टीम के तौर पर थाईलैंड की टीम भी पहुंच जाएगी। रांची पहुंचने के साथ ही सभी भारतीय टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। टूर्नामेंट के औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित होंगे। 5 नवंबर को फाइनल। हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल के मुताबिक प्रतियोगिता में 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक विभिन्न देशों के टीमों के बीच मैच होगा। रांची में सभी मैच एक ही पूल में खेले जाएंगे। पहला मैच शाम 4 बजे, दूसरा मैच शाम 6:15 पे और तीसरा मैच 8:30 बजे खेला जाएगा। इस तरह हर दिन 3 मैच खेले जाएंगे। 5 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। इससे पहले 4 नवंबर को विभिन्न पूल के बीच मैच होंगे। भारत सरकार ने जमरानी बांध को PMKSY AIBP में शामिल करने की मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने बुधवार 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इस पर 2,584 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। यह बांध मौजूदा गोला बैराज को अपनी 40.5 किलोमीटर लंबी नहर की प्रणाली और 244 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली के माध्यम से पानी देगा, जो 1981 में पूरा हुआ था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से कहा कि परियोजना की अनुमानित लागत 2,584.10 करोड़ है, जिसमें उत्तराखंड को 1,557.18 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत पर पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में पानी का उपयोग की दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करना आदि है। भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में 21 से 26 के दौरान PMKSY को लागू करना आदि है। भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में 2021 से 26 के दौरान PMKSY के कार्यान्वयन के रुपए 93,068.56 करोड़ के समग्र परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी। इस परियोजना में 14 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन होगा। इस प्रोजेक्ट में हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पीने के पानी का प्रावधान भी परिकल्पना की गई है, जिससे 10.65 लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। स्क्रैप से केंद्र सरकार ने 776 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। रिसाइकलिंग ऑन व्हील्स अनोखी बस की शुरुआत। वेस्ट टू वेल्थ नीति के साथ आगे बढ़ रही केंद्र सरकार ने हाल ही में स्क्रैप धातु के निपटारे से कुल 776 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। इस बारे में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 3 वर्षों में देश भर के सभी सरकारी कार्यालयों द्वारा चलाए गए 3 विशेष अभियानों में स्क्रैप धातु के निपटान से कुल 776 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। इस राजस्व का एक बड़ा हिस्सा 176 करोड़ रुपया विशेष अभियान 3.0 के पिछले 20 दिनों में अर्जित किया गया है। इसके साथ विशेष अभियान 3.0 के 3 सप्ताह में लगभग 86 लाख वर्ग फुट कार्यालय का स्थान उपलब्ध हो सका है। रिसाइकलिंग ऑन व्हील्स बस। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और CSIR ने हाल ही में रिसाइकलिंग ऑन व्हील्स बस लॉन्च की है, जो अपनी गतिशीलता के कारण विभिन्न स्थानों पर उत्पन्न कचरे को धन में परिवर्तित कर सकती है। उन्होंने बताया कि देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान CSIR IIP ने संयुक्त रूप से एक पुनः उपयोग किए गए खाना पकाने के तेल RUCO वैन विकसित की है, जो इस्तेमाल किए गए खाना पकाने
के तेल को इकट्ठा करती है और इसे जैव ईंधन में परिवर्तित करती है। अपशिष्ट से धन सृजन पर केंद्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बन गया है, क्योंकि 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान इस विचार की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा, स्वच्छता अभियान के पहले वर्ष में 4 लाख से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया, जिसमें महिलाओं को सुविधा, स्वास्थ्य और सम्मान के साथ सशक्त बनाया गया। दूसरे वर्ष विशेष अभियान ने लाखों बेकार फाइलों के निपटान पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे कार्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यालय का कीमती स्थान खाली हुआ और स्क्रैप की सफाई हुई तथा विशेष अभियान 3.0 अब अपशिष्ट से धन सृजित पर केंद्रित है। समर्पित पोर्टल पर निगरानी। विशेष अभियान 3.0 के तीसरे सप्ताह की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने नोडल एजेंसी होने के नाते प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की सराहना की है। विशेष अभियान 3.0 की प्रगति प्रतिदिन एक समर्पित पोर्टल पर निगरानी की जाती है। अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए DRPG सचिव की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। विशेष अभियान 3.0 नवंबर के पहले सप्ताह में मूल्यांकन चरण की शुरुआत के साथ 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगा। भारत ने कनाडा में कुछ श्रेणियों में वीजा सेवाएं की बहाल। भारत कुछ श्रेणियों के लिए कनाडा में वीजा सेवा गुरुवार 26 अक्टूबर 2023 से फिर से शुरू कर रहा है। भारतीय उच्चायोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हाल में कनाडा की ओर से किए गए उपायों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के पश्चात प्रवेश, बिजनेस, मेडिकल और सम्मेलन के लिए वीजा सेवाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया। इन कारणों से वीजा सेवाओं को किया गया था निलंबित। केवल इतना ही नहीं, बयान में यह भी कहा गया है कि ओटावा में भारतीय उच्चायोग और टोरंटो तथा वैंकूवर में महावाणिज्य दूतावास को सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से वीजा सेवाओं को निलंबित करने के लिए बाध्य किया गया था। वही आपातकालीन आवश्यकताओं से जुड़ी वीजा जरूरतों को उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावास पहले की भांति संबोधित करते रहेंगे। इसमें आगे कहा गया कि स्थिति के निरंतर मूल्यांकन के आधार पर उचित होने पर आगे निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार भारत ने कनाडा में भारतीय दूतावास और महावाणिज्य दूतावास से कुछ श्रेणियों में वीजा सेवाएं बहाल की। 21 सितंबर को अस्थायी रोक लगाने का उठाया था कदम। उल्लेखनीय है कि कनाडा के नागरिक के लिए भारत ने प्रवेश संबंधी वीजा सेवाओं पर 21 सितंबर को अस्थायी रोक लगाने का कदम उठाया था। भारत ने कनाडा से 2 टूक शब्दों में कहा था कि वह आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह न दे तथा कनाडा में भारतीय राजनयिक मिशनों और राजनयिक की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसका कारण स्पष्ट करते हुए विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट करते हुए कहा था कि कनाडा में भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास को सुरक्षा संबंधी चिंता का सामना करना पड़ रहा है। इससे उनका सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान पर भारत ने अपनाया था कड़ा रुख। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के विदेश खुफिया एजेंसी रॉ पर कनाडा में रह रहे खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप मढ़ने की कोशिश की थी। भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे बेतुका और प्रेरित बताया था। भारत का कहना है कि घरेलू राजनीति के कारण कनाडा की सरकार खालिस्तानियों को समर्थन दे रही है, जो खुलेआम भारतीय राजनयिकों और मिशनों पर हमला करने की धमकियां दे रहे हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब